Hello everyone, welcome back to my channel Foster Academy and I hope you are well and healthy. I am श्वेता पांचाल और यहाँ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है नेक्स्ट क्लास में हमारी। ये हमारी NVS 2022 का बैच है न्यू, जिसमें TGT सोशल साइंस की क्लासेस चल रही हैं। हिस्ट्री हम कर चुके हैं कंप्लीट, जिसकी प्लेलिस्ट आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इसके अलावा अब हम सिविक्स कर रहे हैं, सिविक्स की क्लास नंबर 3। इसके जो दोनों पार्ट है उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है सिविक्स नाम से, आप वहाँ पर जाकर उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये है क्लास, ये पार्ट 3 है। ठीक है, देखते हैं आज क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। वैसे तो चैप्टर्स आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बुक्स बहुत सारी हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर बुक्स भी आपकी होती है, NCERT की बुक्स होती हैं, फिर बहुत सारी बुक्स होती हैं। लेकिन मैं आप आज से एक चीज़ और डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पर, कि डेमोक्रेसी की बात तो करेंगे ही हम, और जो असेंशियल चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे आज पूछ रही हूँ, उसके बारे में आपको खुद सोचना है, किसी को आंसर नहीं देना है, आपको इसका आंसर खुद को ही देना है। कि ये जो चैप्टर है आपका लोकतंत्र और विविधता, आप इसको पढ़ रहे हैं और ये हम तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम की। ठीक है, तो बीइंग अ टीचर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है जब भी आप किसी इंसान को देखते हो? ठीक है, यानी जब भी आप किसी से मिलते हो, चाहे वो कोई भी हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो, कोई रिलेटिव है आपके, या फिर अननोन पर्सन है या नोन है, कोई भी आपके क्लासमेट्स हैं, आपके साथ पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, कोई भी है, आप सबसे सबसे पहली चीज क्या है जो आप उनके साथ नोटिस करते हैं, जो कि आपके साथ उनकी बॉन्डिंग बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करती है? ठीक है, और कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं? ये एक पर्सनल सा क्वेश्चन है, आपको खुद ही आपसे पूछ रही हूँ आपको, और आंसर आपको खुद को ही आंसर देना है। ठीक है, तो ये सब चीज जरूरी है क्योंकि हम टीचिंग प्रोफेशन में हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें, हम बहुत सारी बुक्स उठाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ एक चीजें जो हमारी खुद की होती है ना, अंतरात्मा। ठीक है, मतलब हमारा जो इनर सोल होती है, हमारी जो सोल है, हम वो क्या सोचती है, क्योंकि मोस्टली तो हम सब क्या करते हैं, दिखावा करते हैं चीजों को लेकर। लेकिन एक बार खुद सोचना कि आप चीजों के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस चैप्टर को फिनिश करने के तुरंत बाद सोचना कि आपकी फिलॉसफी क्या है। हर इंसान की, हम बहुत, क्योंकि सोशल साइंस के हम टीचर हैं, तो हम तो फिलॉसफी पढ़ते ही रहते हैं ना। लेकिन आपको क्या करना है, आपको फिलॉसफी पढ़नी है किसकी? अपनी खुद की। ठीक है, जिसे कहते हैं ना ऑटोबायोग्राफी। ये तो होती है लिखने वाली चीज कि हमने आत्मकथा लिखी है अपनी, लेकिन अब खुद का जो विचार होता है, अपनी फिलॉसफी, आप एक बार खुद से पूछिए कि आपकी क्या फिलॉसफी है समाज को लेके, सोसाइटी को लेके। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, जिसकी जो भी फिलॉसफी है ठीक है, हर किसी के अपने अपने व्यूज हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है, बट स्टिल आप एक बार सोचना जरूर कि आपकी खुद की फिलॉसफी क्या है जब आप लोगों से मिलते हैं। और आप, मैं किस कंटेक्स्ट में पूछ रही हूँ वो आपको चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। तो हेलो टीचर्स, चलिए एक बहुत ही अच्छी क्लास की शुरुआत करते हैं। ये सभी चैप्टर्स बहुत, ये फैक्ट्स से रिलेटेड कम है और ये अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड ज्यादा है, तो समझदारी वाला भाव इसमें ज्यादा दिखाई देगा, तो आप देखते रहिए। ठीक है, तो जैसे कि चैप्टर का नाम है लोकतंत्र और विविधता, तो प्रीवियस जो क्लास थी उसमें हमने सत्ता की भागीदारी, उसके बाद संघवाद पढ़ा है। तो इन दोनों चीजों से हमें समझ में आएगी जो डेमोक्रेसी है वो आगे कैसे बढ़ती है, वो काम कैसे करती है, ये जो तंत्र है, ये जो सिस्टम है रूल करने का, ये कैसे काम करता है। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो लोकतंत्र है, यानी लोगों का जो शासन करने वाला तंत्र है, जिसमें जनता जनार्दन इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हम आम लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे में हम आम लोग ही तो चुनते हैं लोगों को, और चुना जाता है लोगों के लिए ही। तो ऐसे में जो विविधता आती है, यानी जो डाइवर्सिटी आती है, डाइवर्सिटी मतलब हमारा जो देश है भारत, वो डाइवर्सिटी का जो ही तो देश है। बहुत सारे यहाँ पर स्टेट्स हैं, बहुत सारे ही यहाँ पर लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे ही यहाँ पर कल्चर हैं। फूड की बात करें तो वो भी अलग अलग है, अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें तो वो भी अलग अलग है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आ जाएंगी। हम अलग अलग तरीके से स्टेट्स भी हैं। ठीक है, अलग अलग हम सबके रिलीजन भी हैं, अलग अलग हमारी कास्ट्स भी हैं। ठीक है, सब कास्ट हैं, उनमें से बहुत सारी चीजें हैं। तो ये इंडिया जो है डाइवर्सिटी का देश है। अब बात ये आती है कि एक जो राजतंत्र होता है उसमें क्या दिक्कत थी कि भाई लोकतंत्र लेकर आए। पहले तो राजतंत्र था ना, उसके बाद बहुत सारे लोग आए, उसके बाद मुगल्स की बात करें, मुगल्स आए, देन मुगल्स के बाद यहाँ पर ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के अलावा और भी यूरोपियन कंट्रीज से लोग आए जिन्होंने इंडिया के ऊपर कंट्रोल किया भी, और कंट्रोल पूरी तरीके से करने की कोशिश की। लेकिन फाइनली जो ब्रिटेन था उसने ही हम पर रूल किया ज्यादा टाइम,
और अपनी जो चीजें थी वो एक तरीके से हम लोगों के अंदर बिल्कुल ही ला दी, और हमारे आजकल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और मॉन्यूमेंट्स, इन सब चीजों में इंग्लिश जो प्रभाव है वो देखने को मिलता ही है। और फाइनली हम आजाद हुए 1947 में, और आजादी के बाद हमने जो सबसे पहला काम किया वो किया संविधान बनाने का काम, ठीक है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही थी। ये क्लास बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाली है, और काफी ज्यादा मतलब होता है ना इसमें दिमाग के गेट खोल के बात करते हैं, वो वाली इसमें चीज होगी, बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं होंगे, तो क्लास थोड़ी बड़ी भी हो सकती है शायद। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो संविधान सबसे पहले हमने अपना बनाया, क्यों? क्योंकि संविधान के थ्रू ही तो हमें क्या मिलने थे? अधिकार, यानी राइट्स, ठीक है। और जैसे कि राइट टू फ्रीडम हुआ, राइट टू इक्वालिटी हुआ, राइट टू वोट हुआ, इसके अलावा एजुकेशन हुई, इसके अलावा हमें बोलने की आज़ादी है, ठीक है, एक्सप्रेस करने की आज़ादी है खुद को, ऐसे पता नहीं कितने सारे अधिकार, कितनी सारी चीज़ें इस रूल बुक के अंदर हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। ये हो गई बात एक संविधान की। अब संविधान बनाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम चैप्टर पर ही आ जाएंगे लोकतंत्र विविधता, इसका जो ओवरव्यू है वो भी तो देखने की जरूरत है ना। तो संविधान बन गया, तैयार हो गया, किसके लिए बना था संविधान, बताइए जरा? जनता के लिए, यानी हम आम लोगों के लिए, कॉमन लोग जो हैं उनके लिए बना था ये संविधान। ये किसी नेता के लिए या किसी बड़े लोगों के लिए, इनके लिए थोड़ी ना बना था। इस पे किसी एक का हक थोड़ी ना था संविधान पे, कि संविधान के जो सारे जो रूल्स हैं वो सभी पे अप्लाई होने थे, किसी एक पे अप्लाई थोड़ा ना होने थे। तो ये जो मेन चीज है, ये हम कॉमन पीपल यानी हम लोगों के लिए संविधान बना था। तो फाइनली इसका जो फायदा उठाने वाली बात है, सरकार जो बनेगी उसका फायदा भी कौन उठाएगा? जनता ही उठाएगी। इतनी बात हो गई है क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब हम डिस्कस करते हैं लोकतंत्र। हमने स्वतंत्र होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट तंत्र, जो सबसे ज्यादा चलन में और सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है भारत को, तो इसीलिए लोकतंत्र को अपनाया। लोकतंत्र की जो विचारधारा है या इसका जो जीस्ट है, इसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है? अगर आपसे इसकी कोई डेफिनेशन पूछता है तो ये है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, ठीक है। यानी इसके जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है? जनता, यानी लोगों को ही इसकी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। अब लोगों को ही क्यों दी जाएगी? क्योंकि लोगों ने तो आंदोलन किया था अपने देश के लिए, लोग ही तो राष्ट्रवादी थे, लोग ही तो अपने देश को बचाना चाहते थे ना, और लोग ही यहाँ पर रूल करना चाहते थे, ठीक है। क्योंकि देश हमारा है। कोई देश क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। देश होता है लोगों से, यानी वहां के नागरिकों से, ठीक है। पहले वर्ड आता है लोग यानी पीपल, और जब उसके साथ राजनीतिक अधिकार जुड़ जाते हैं जो देश उसको देता है, तो वो बन जाता है नागरिक। क्योंकि नागरिक हर कंट्री का अलग सिटीजनशिप होती है, सबको पता ही है। तो एक व्यक्ति अलग चीज होता है, और एक नागरिक कहलाना एक बहुत ही गर्व की बात है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, यानी यहाँ मैं रहता हूँ। तो जब इतना बड़ा गौरव हमें प्राप्त है किसी देश का नागरिक होने का, तो उस देश के लिए हमें कुछ करना चाहिए और उस देश के भले के बारे में ही सोचना चाहिए। सेम चीज नेताओं के ऊपर भी अप्लाई होती है, सरकार के ऊपर भी अप्लाई होती है, और यही चीज आम जो व्यक्ति है उनके लिए भी, यानी दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही ये देश चलेगा, तभी तो लोकतंत्र है ना, लोगों का शासन। तो यहाँ पर हमने देखा लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। तो इतनी बात हो गई है क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। बेसिक चीज, लोकतंत्र ठीक है, लोकतंत्र है, बहुत सारी लोकतांत्रिक कंट्रीज हैं, लेकिन लोकतंत्र के अगर हम टाइप देखें तो दो तरीका का लोकतंत्र हम देखने को मिलता है। जैसे कि पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी है ही, बाकी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आधे से ज्यादा बच्चों को, पता नहीं कितने, मुझे तो लगता है 80 to 90% बच्चों को अगर गणतंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र, अगर ये सब कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया जाए तो आप उसको एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए सोच बढ़ाने की जरूरत है, सर्च करने की जरूरत है चीजों को। तो लोकतंत्र में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो जनता है वो अपना खुद शासन करती है, यानी कानून का जो निर्माण है और शासन करने का जो अधिकार है वो पूरे तरीके से लोगों के पास ही होता है। और अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो स्विट्जरलैंड, इसके अलावा अमेरिका, इस तरह की ही कुछ कंट्री है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हमें ज्यादा ध्यान देना है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पे, जो है इंडिया वाला, जिसमें क्या करती है जनता, यहाँ पर चुनाव होते हैं ना, तो जनता क्या करती है? पहले अपने प्रतिनिधि चुनती है, ठीक है। और इन प्रतिनिधियों में से ही क्या होगा? एक नेता बनता है, नेता चुना जाता है, जो फाइनली क्या करता है?
शासन करता है, ठीक है, किस पर? जनता पर। और जनता के लिए जो शासन होता है, ये मतलब हमें रिप्रेजेंट कर रहा है वो नेता। और ये अगर इस तरीके की अगर लोकतंत्र की बात करें, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो ये कहाँ देखने को मिलता है? देखने को मिलता है भारत में और बेल्जियम जैसी कंट्रीज में। हमने बेल्जियम पहले हम बेल्जियम के बारे में पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने अपना संघीय शासन को अपनाया था, और वहां पर किस तरीके से अलग अलग लेवल्स बनाए। हालांकि इतने छोटे देश में इतने सारे लेवल बनाना बहुत आसान बात नहीं थी एडमिनिस्ट्रेशन के अगर लेवल पर देखें, बट फिर भी स्टिल ये चीज उन्होंने की और ये सक्सेसफुल भी रही। तो ये थी बात। अब हम कुछ एक वर्ड्स की बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। आई होप आपको लोकतंत्र और इसके टाइप का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में कुछ वर्ड यूज होंगे तो हम उनको पहले ही देख लेते हैं। अफ्रीकन अमेरिकन, एफ्रो अमेरिकन जिनको कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है अफ्रीकन अमेरिकन। ये कौन से लोग होते थे एफ्रो अमेरिकन? अमेरिका में बहुत साल पहले क्या लाए गए थे? दास लाए गए थे। तो ये दास अब जब अमेरिका में आ गए हैं तो इनकी फैमिली भी होगी, बच्चे भी होंगे। तो इन दासों के जो बच्चे थे यानी इनकी जो संतान थी, उन्हीं को क्या कहा जाता है? एफ्रो अमेरिकन। ठीक है, तो इनके साथ क्या हुआ? अमेरिका में भेदभाव का भाव देखने को मिला। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वर्ड आएगा यहाँ पर अश्वेत आंदोलन। अश्वेत का मतलब होता है ब्लैक्स मूवमेंट, ठीक है, यानी ब्लैक्स लोगों ने, यानी जो अश्वेत जिनको काला कहा जाता था, रंग भेद की बात तो हो ही रही है ना यहाँ पर, ये भी बात हम करेंगे अभी आगे, लेकिन मैं कुछ एक वर्ड्स आपको बता रही हूँ, इस वजह से लिखना पड़ा यहाँ पर। अश्वेत आंदोलन यानी ब्लैक लोगों द्वारा, यानी ब्लैक्स द्वारा किया गया मूवमेंट। और ये जो मूवमेंट था यह कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ 1966 से लेके 1975 तक, ठीक है। अब बात करते हैं प्रवासी। अगला वर्ड है हमारे पास प्रवासी। प्रवासी कौन लोग होते हैं? वो लोग जो दूसरे देशों में चले जाते हैं, ठीक है, दूसरे देशों में जाने वाले लोग। अब ऐसा है, अपने देश को छोड़ना तो कोई चाहता नहीं है, या तो कोई मुसीबत आई होगी या फिर उनको जबरदस्ती ले जाया गया होगा। तो दूसरे देश में जो चले गए, या तो इसके पीछे कोई आर्थिक कारण हो सकते हैं, कोई सामाजिक कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से अपने कंट्री को, अपने देश को छोड़ना पड़ता है। इनको क्या कहते हैं? माइग्रेंट्स, ठीक है। ये लोग वो लोग जो अपने देश को छोड़ देते हैं और दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। हाँ, तो कह सकते हैं प्रवासी जो लोग होते हैं इनके साथ भी जो व्यवहार है वो कुछ ज्यादा बढ़िया होता नहीं है, इनको भी बाहरी बाहरी लोग कहकर चिढ़ाया जाता है। इसके अलावा बहुल समाज, बहुल समाज यानी एक ऐसा समाज जहाँ पे अलग 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 बहुत सारे क्या होते हैं? कल्चर होते हैं, जैसे कि विभिन्न विचारधाराओं वाला समाज। बहुत तरीके की विचारधाराएं होते हैं, बहुत तरीके के पंथ होते हैं, ग्रुप्स होते हैं और समाज, ठीक है, ऐसा समाज। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपवर्जक भेदभाव। अपवर्जक भेदभाव, इसका मतलब होता है किसी खास वर्ग या किसी खास जाति से क्या बनाना? दूरी बनाना, ठीक है, किसी खास ग्रुप से दूरी बना लेना। और क्योंकि स्टीरियोटाइपिंग तो होती है हमारे दिमाग में, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स से हमें जो चीजें मिली हैं, हम सुनने को आ रहे हैं, हम उन चीजों को ज्यादा ध्यान देते हैं, जो तथ्य हैं उनको कम ध्यान देते हैं, और जो चीजें शुरू से चली आ रही है हम उनको ही कहीं ना कहीं उनमें ही ढल जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं फिर? जिस तरीके समाज चलाता है उस तरीके से ही चलते हैं। तो दूरी बनाना किसी खास वर्ग या फिर जाति से, या फिर उनको निष्कासित ही कर देना, पूरे समाज से निष्कासित कर देना, मतलब निकाल देना, वहां से हटा ही देना। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अब आते हैं अपने चैप्टर पर। एक वर्ड और बता दूं, ये है अलगाववाद। बहुत सुना होगा आपने वर्ड, और न्यूज चैनल्स पे तो बहुत सुना होगा। अलगाववाद का मतलब होता है कोई एक क्षेत्र, ठीक है, या फिर कोई एक जन समूह, कोई एक क्षेत्र या फिर कोई एक जन समूह, ये कोई बड़ा एक वो भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, क्या करता है? वो एक देश से अलग होने की बात करता है, ठीक है। कोई एक ग्रुप हो सकता है, कोई एक क्षेत्र हो सकता है जो क्या करता है? अलग होने की बात। वाद मतलब विचार, अलग मतलब अलग होने का विचार। तो अलग होने के विचार की बात करता है, क्यों? ताकि उनका जो स्वतंत्र अस्तित्व है वो बना रहे, यानी उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो बनी रहे। क्या होता है कि सपोज आप हिंदी भाषी व्यक्ति नहीं है, हिंदी भाषी परिवार से नहीं है, आपका
आपकी कोई और लैंग्वेज है और आपको स्पेशली बोला जा रहा है कि हिंदी बोलिए, या फिर आपको स्पेशली बोला जा रहा है अदर लैंग्वेज इंग्लिश, या फिर कोई और लैंग्वेज आपके ऊपर थोपी जा रही है, तो या फिर कोई पर्टिकुलर कल्चर है जो आपके ऊपर थोपा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप इस चीज को झेल नहीं पाएंगे। तो फिर इंसान के अंदर कैसी भावना आ जाती है, अलगाववादी भावना आ जाती है। तो कोई क्षेत्र या कोई जनसमूह हो सकता है जो कि देश से अलग होने की बात करता है, और किस चीज के लिए, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए। यहाँ पर हम स्टार्टिंग करते हैं अपने टॉपिक के फर्स्ट जो इसका हेडिंग है, लोकतंत्र और विविधता, यानी डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारी विविधता है, बहुत सारे कल्चर है, हम एक दूसरे कल्चर का सम्मान करते हैं। ठीक है, ये एक स्टोरी है, इस चैप्टर में काफी स्टोरीज बताई गई हैं। स्टोरीज के माध्यम से हमें डायरेक्ट चीजें नहीं बोली गई है, पर इनडायरेक्ट तरीके से स्टोरीज के माध्यम से चीजों को समझाने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले बात होती है एक स्टोरी की, जो कि मैक्सिको ओलंपिक के बारे में। आपको पता ही है, हमने जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस करे थे उसमें अमेरिका के बारे में बात की थी कि अमेरिका में किस तरीके से रंग भेद के ऊपर बात की गई है, नस्ली आधार पर भेदभाव की बात की गई है। ठीक है, तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की एक घटना है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि मैक्सिको ओलंपिक में कौन सी घटना देखने को मिली, कौन से टॉपिक से रिलेटेड थी, तो ये रिलेटेड थी नागरिक अधिकार आंदोलन की घटना से। तो घटना है ये मैक्सिको की, ओलंपिक गेम हो रहे थे 1968 में, जिसमें कि विनर्स थे कौन, टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस और पीटर नॉर्मन। यहाँ पर पिक्चर भी देखने को मिल रही है, तीनों यहाँ पर है। और ये क्या है, ये धावक है, यानी ये दौड़ में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और ये जीते खिलाड़ी। तो इनमें दो जो खिलाड़ी थे, ये यहाँ पर इन्होंने अपनी जो फिस्ट है, अपनी जो मुट्ठी है, इसको बंद करके ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं। इसने नहीं किया हुआ है, ठीक है, इन दोनों ने किया हुआ है। ये अमेरिका के हैं और ये इन्होंने जीता है। और ये कहीं ना कहीं क्या शो कर रहे हैं कि अमेरिका में जो नागरिक हैं, हम इनको बहुत ज्यादा रंग भेद से गुजरना पड़ता है। इन्होंने जो काले दस्ताने पहने हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं क्या दिखाता है, एक इंटरनेशनल मंच पे, क्योंकि यहाँ पर जब इनको सम्मान दिया जा रहा था, पदक दिए जा रहे थे, मेडल्स जब दिए जा रहे थे, क्योंकि ये जीत गए थे तो मेडलिस्ट थे, तो इनको क्या पदक जब दिए जा रहे थे, तो तब की उस वक्त की ये घटना है। इन्होंने हाथ अपना ऊपर करके एक तरीके से प्रोटेस्ट दिखाया और पूरी दुनिया को ये बताया कि यहाँ पर हमारे साथ क्या होता है, भेदभाव होता है, रंग भेद होता है। ठीक है, तो 200 मीटर दौड़ में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 200 मीटर की दौड़ में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और ये टाइम है जब अमेरिका का नेशनल एंथम चल रहा था, और उस वक्त इनको ये यहाँ पर खड़े थे। ठीक है, इनका नाम है टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ये दोनों ही क्या है, एफ्रो अमेरिकन, यानी अफ्रीका के अमेरिकन। मैंने एफ्रो अमेरिकन आपको पहले ही बता दिया, वो लोग जो अफ्रीका से लाए गए थे दास के रूप में, और फिर आगे तक इनके जो संतान है वो आगे आगे इस तरीके से बढ़ती जा रही है। तो एफ्रो अमेरिकन थे ये, और इन्हें, जिसमें कि टॉमी स्मिथ को क्या मिला था, गोल्ड मेडल, और इसको क्या मिला था, जॉन कार्लोस को ब्रॉन्जे, एक कांस्य पदक। ठीक है, तो ये चीज हुई थी, इनको मेडल मिल रहा था, और इन्होंने जूते पहने हुए नहीं थे, इन्होंने शूज नहीं पहने हुए थे। ठीक है, और अगर स्मिथ की बात करें तो स्मिथ ने काला मफलर पहना हुआ था। स्मिथ ने क्या पहना हुआ था, काला मफलर। ये किस चीज को बताता है, ये बताता है अश्वेत लोगों को, यानी जो ब्लैक्स हैं, अश्वेत लोग हैं, उनके आत्मसम्मान को दिखाता है। इसके अलावा जॉन कार्लोस जो है, जॉन कार्लोस ने क्या पहना हुआ था, काले मनकों की माला। ठीक है, ये किस चीज का प्रतीक है, ये प्रतीक है कि हमारे साथ रंग भेद जो है वो किया जाता है। ठीक है, आपको पता ही है भेदभाव के प्रति ही तो हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि कैसे विविधता का मतलब है अलग अलग कल्चर, अलग अलग तरीके के लोग। लेकिन इतनी सारी डाइवर्सिटी होगी और वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि जो हमारे जैसा दिखता है हम उसके साथ ही रहें। यही तो फिलोसफी होती है ना सबकी, जो हमारे जैसा है हम उसके साथ ही रहेंगे। लेकिन जब हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है तो फिर उसके बाद इन चीजों की कहाँ तक गुंजाइश है, ये हम देखेंगे यहाँ पर। तो ये चीज हुई। अब एक और थर्ड वाला जो है, ये कौन है, पीटर नॉर्मन, और ये कौन सी कंट्री से है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से है ये, और ये भी विनर है, नाम क्या है, पीटर नॉर्मन। अब क्या बात होती है, इसको कौन सा पदक मिला था, रजत पदक मिला था। ठीक है, तो पीटर नॉर्मन ने भी इन दोनों के प्रोटेस्ट को एक तरीके से सही बताया, और एक मानव अधिकार का एक बैज आता है। ठीक है,
मानव अधिकार का जो बैज है वो इसने पहना था, यानी बिल्ला जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो मानव अधिकार का इसने एक बैज पहना, इनको ही क्या दिखाने के लिए, इनको ही सपोर्ट दिखाने के लिए। तो पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग हैं, सबने इस चीजों को अलग तरीके से देखा। इसमें अमेरिका की जो सरकार है उनको भी अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा जो कमेटी है ओलंपिक, उसमें भी काफी चीज देखने को मिली। उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल लेवल पर इस तरीके की बात करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसमें इन दोनों को पनिशमेंट तो मिली ही थी, साथ में जो ऑस्ट्रेलियाई जो प्लेयर है पीटर नॉर्मन, इसको भी सजा मिली और आगे इसको खेलने नहीं दिया गया। नेक्स्ट ओलंपिक में इसको टीम में जगह नहीं दी गई। इसके अलावा ये जो दोनों थे, स्मिथ और कार्लोस, इनको भी ओलंपिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए कि इन्होंने गलत फायदा उठाया, गलत मंच का फायदा उठाया, इनको भी क्या कर दिया गया, दोषी ठहराया गया और इनके जो पदक थे यानी इनके जो मेडल्स थे वो भी वापस ले लिए गए, ठीक है। ये चीज है। तो यहाँ पर एक चीज दिखाई गई है, क्या है ये, 2005 में कौन सी जगह है ये है सैन होस स्टेट यूनिवर्सिटी। इसमें टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस का उस वक्त में जो जैसे जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया था उसका एक प्रतीक के रूप में कितने फीट का, 20 फीट का ये एक स्कल्पचर है, एक मूर्ति लगाई गई है दोनों की यहाँ पर। और 1968 की जो घटना है उसको ये बताती है, ठीक है। The photograph of the original medal ceremony in 1968 is on the top. ये बताती है घटना उस वक्त क्या हुआ था, बिल्कुल वही सीन यहाँ पर क्रिएट किया गया है, ठीक है। यानी इनको यहाँ पर क्या दिया गया है, सम्मान दिया गया है, ठीक है। अब आप सोचिए इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, क्यों किया गया होगा कि इंटरनेशनल मंच जो है वहां पर इन्होंने ये चीज उठाई। ऐसी क्या जरूरत थी कि इनको वहां पर ये चीज उठानी पड़ी, क्योंकि इनकी जो सरकार है वो चीजें नहीं सुन रही थी बात, तो इनको लगा इससे बेस्ट मंच और कोई भी नहीं हमको मिलेगा। हालांकि इन सब चीजों के ऊपर बाद में वाद विवाद हुआ है कि क्या ये चीज सही थी या नहीं थी। समानताएं, असमानताएं और विभाजन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज एंड विभाजन यानी डिवीजन। अब ये जो वर्ड्स हैं सिर्फ लिखने में तो बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन अगर इनकी गहराई तक इनको समझा जाए तो इनको समझना भी मुश्किल है और समझाना भी मुश्किल है, ठीक है। पर फिर भी कोशिश करते हैं। समानताएं मतलब सिमिलैरिटीज, यानी जैसे कि दो लोगों में समानता के कुछ तत्व होते हैं, जैसे एक ही वर्ग होना, एक ही ग्रुप होना, या फिर एक ही जाति होना, एक ही तरीके का कॉम्प्लेक्शन होना यानी कलर होना, एक ही तरीके का धर्म होना, या फिर एक ही तरीके का क्षेत्र होना, एक ही तरीके की भाषा होना, ठीक है। ये चीज हो गई। और उसके बाद सिमिलैरिटीज, लेकिन यहाँ पर हम सिमिलैरिटीज में क्या बात करेंगे, हम यहाँ पर देशों को कंपेयर करेंगे कि देशों में कौन कौन सी सिमिलैरिटी थी और कौन कौन सी डिफरेंसेस थे जिनकी वजह से डिवीजन वाली बात हमने आगे बढ़ाई। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में बेल्जियम की बात की थी, इसके अलावा हमने बात की थी श्रीलंका की, ठीक है। तो इन दोनों जगहों पर कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिली। सिमिलैरिटी ये थी कि दोनों ने ही भेदभाव की बात की कि कहीं ना कहीं ग्रुप को लेकर, भाषा को, बेल्जियम का जो आधार था वो तो मेन आधार क्या था, भाषा को लेकर था, लेकिन श्रीलंका में भाषा तो था ही आधार, भाषा में तो भाषा का तो आधार था ही श्रीलंका में, साथ ही साथ यहाँ पर क्षेत्र विशेष और अपने धर्म विशेष चीजों को भी आगे ले जाकर देखा गया, ठीक है। या फिर कह सकते हैं उनका जो सामाजिक जो स्ट्रक्चर था वो भी अलग था, तो उस वजह से भेदभाव देखने को मिला। श्रीलंका में हमने कौन से लोग देखे थे, सिंघली लोग देखे थे, तमिल लोग देखे थे, ठीक है। इनके बीच में काफी टकराव की स्थिति बनी, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई ऐसी नीति नहीं बनाई जो उनके टकराव को कम कर सकती, बल्कि टकराव जारी ही रहा और बहुत ही बड़े लेवल पे ये चला गया था। इन्होंने अपने खुद का एक ग्रुप बना लिया था, ठीक है। बेल्जियम की बात करें तो टकराव यहाँ पर भी शुरू हो गए थे भाषा को लेकर। यहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले लोग और डच बोलने वाले लोगों के बीच में डिफरेंस था, लेकिन सरकार ने यहाँ पर अच्छा रुख अपनाया, ठीक है। और जो सत्ता का जो विभाजन है, जो बंटवारा है, वो 3 लेवल पर फिर कर दिया था, ठीक है। एक तो सेंट्रल के पास पावर थी जिसमें दोनों ही भाषा को बोलने वाले लोगों को ऐड किया गया। इसके अलावा कैपिटल ब्रसेल्स में भी जाकर क्या किया, फ्रेंच और डच को इक्वल राइट दिए। इसके अलावा एक थर्ड सामूहिक सरकार भी बनाई गई जिसमें भी सभी जितने भी धर्म थे सभी को पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला। तो इस तरीके से जो डिफरेंसेस है, जो विभाजन है, उसको रोकने की पूरी कोशिश करी गई बेल्जियम द्वारा। सेम सिचुएशन यहाँ पर भारत में भी है। भारत में भी काफी सत्ता में, या फिर कह सकते हैं कि जो
पॉलिटिकली बात करें या फिर इकोनॉमिकली बात करें, काफी सारी पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती है इन्हीं डिफरेंसेस को कम करने के लिए, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बात कर लेते हैं। लेकिन ये बंटवारा तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता ही है, किसी भी समाज में चले जाओ वहां पर बंटवारा तो अवश्य ही आपको नजर आ ही जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा जो हेडिंग है वो है सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, यानी कि ऑरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि समाज में भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है, किन किन आधारों पर होती है, क्या क्या चीजें उसमें रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले जन्म के आधार पर। हम देखते ही हैं कि कौन से इंसान ने कौन सी कास्ट में जन्म लिया है, कौन से धर्म में वो रिलीजन में जन्म लिया है, ये कौन से पर्टिकुलर ग्रुप में वो पैदा हुआ है, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा भेदभाव देखने को मिलता है। ठीक है, जन्म के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है, आपके बर्थ के आधार पर। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा चॉइसेस यानी चुनाव। दो तरीके की चीजें देखने को मिलती है यहाँ पर। एक तो होता है जो कि चली आ रही चीजें हैं शुरू से, एक होता है सोशल यानी हमारे जो खुद के ग्रुप्स बनते हैं ना, जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, उनके साथ आते जाते हैं, खाते पीते हैं, उनसे बात करते हैं और उन्हें समझ में आता है कि हम यहाँ पर किस चीज से जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पर एक दूसरे से धर्म में नहीं, हम यहाँ से कुछ सिमिलैरिटीज की वजह से जुड़े हुए हैं। और सिमिलैरिटी क्या है कि हमारी जो विचारधारा है वो एक जैसी है, हम किसी पर्टिकुलर विचारधारा को मानते हैं और हमारे वहाँ पे अच्छी खासी आपस में बातचीत है। तो विचारधारा का जो होता है ग्रुप बन जाता है वो सामाजिक तौर पर, उसको कहते हैं सोशल लेवल पर वो चीज हुई है। ऐसे हम देखेंगे चुनाव के आधार पर। हम देखते हैं कि हमेशा ये नहीं देखा गया कि जन्म के आधार पर ही चीजें देखने को मिली है, हमारी खुद की कुछ चॉइसेस भी होती हैं, है ना। हमारे कुछ चॉइसेस भी होते हैं जिनके आधार पर हम अपने अपने ग्रुप बनाते हैं। चॉइसेस के आधार पर भी तो ग्रुप बनते हैं। क्या सिर्फ ऐसा हम किसी से पूछते फिरते हैं कि ये बता कि तू कौन सी पर्टिकुलर कास्ट से है या कौन से पर्टिकुलर रिलीजन से है? वैसे तो आपको नेम वगैरह सुन के और सर नेम वगैरह सुन के आप इस चीज से अंदाजा लगाते ही हैं। और यही होता है ह्यूमन, एक साइकोलॉजी कहती है कि आपको इस चीज को देखने की आदत फिर ज्यादा पड़ जाती है। जिस समाज का हिस्सा होते हैं उस समाज की चीजें आपके अंदर आ जाती हैं। ये तो खैर होता ही है। तो इस तरीके से चुनाव के आधार पर, चुनाव के आधार का मतलब ये है कि अलग अलग कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं, अलग अलग तरीके की फिजिकल अपीयरेंस होती है सबकी, मेल फीमेल भी होता है, डिफरेंसेस तो बहुत हैं, लेकिन उन डिफरेंसेस के बाद भी हम अपनी खुद की पसंद देखते हैं कि हम किससे बात करना पसंद करेंगे, किसके साथ रहना पसंद करेंगे। तो जो चुनाव है ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि कुछ लोग अपने हिसाब से धर्म का भी चुनाव कर लेते हैं, बहुत सारी चीजों का चुनाव करते हैं जिसमें कि कुछ और चीजें मैटर नहीं करती है। ठीक है, इस तरीके से हम धर्म का चुनाव करते हैं। इसके अलावा शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के बहुत सारे लेवल होते हैं उनमें, या फिर खेल हो कि या कोई पर्टिकुलर कल्चर हो, उसमें उसकी तरफ हम ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो ये हमारी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कहते हैं ना लोग, मेरी मर्जी में कुछ भी करूं, तो ये चीज वहां अप्लाई हो जाती है। पसंद के आधार पर भी, मतलब चुनाव वाली जो चीज है वो भी इसमें मैटर करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर डिफरेंसेस, यानी समाज में बहुत ज्यादा विभिन्नता देखने को मिलती है। अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन कभी कभी मोस्टली हम देखते हैं ये जो ग्रुप है ये टकराव का कारण बनता है। लेकिन कभी कभी ये डिफरेंसेस होना किस चीज का कारण भी बनता है, एक तरीके से ब्रिज का काम भी करता है लोगों के बीच में, यानी पुल बनाने का काम भी करता है। जैसे कि हमने अभी एक एग्जाम्पल देखा था स्मिथ वाला, स्मिथ और कार्लोस और एक नॉर्मन थे। इन तीनों जो ये खिलाड़ी थे, इन तीनों खिलाड़ियों में से दो तो अमेरिकन थे और एक ऑस्ट्रेलिया से था। ठीक है, तो जब इन दोनों लोगों ने एक चीज यानी एक विचार का विरोध किया, क्या विचार था वो? भेदभाव, चाहे वो भेदभाव किसी भी लेवल पे हो, और उन्होंने नस्लीय भेदभाव का यहाँ पर विरोध किया। ठीक है, किस चीज का? नस्लीय विरोध किया। तो इसके साथ जो दूसरा व्यक्ति था उसका भी विचार सेम था, वो भी भेदभाव के खिलाफ था। हालांकि वो दूसरी कंट्री से था, उसके साथ भेदभाव नहीं होता था, ऑस्ट्रेलिया से था, लेकिन क्योंकि उसको लगा कि भेदभाव गलत है तो उसने उस चीज का क्या किया? सपोर्ट किया। इस तरीके से उसने अपनी चॉइस के हिसाब से, ठीक है, उसने जन्म के आधार पर नहीं और किसी आधार पर नहीं, उसने अपनी चॉइस के हिसाब से इस चीज को चुना कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। आई थिंक आप समझने की कोशिश कर रहे हैं मैं यहाँ पर क्या बोल रही हूँ। यानी वो तो दोनों एफ्रो अमेरिकन थे और वो ऑस्ट्रेलिया से था, लेकिन अलग अलग ग्रुप से होने की वजह से भी, अलग अलग देशों से होने की वजह से भी उनके जो विचार हैं उसमें सिमिलैरिटी देखने को मिली। तो यहाँ पर इसी सिमिलैरिटी की यहाँ पर बात हो रही है कि बहुत सारे डिफरेंसेस के बाद भी कई बार लोग एक ही डिसीजन पे आके रुक जाते हैं। जबकि वो श्वेत था, वो व्हाइट था, वो दोनों ब्लैक्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर
ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कई बार क्या होता है कि हमारे जब हम सोशली लोगों से कनेक्ट करते हैं तो हमारे बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं, फिर हमारे लिए कुछ भी चीज़ मैटर नहीं करती कि कौन सी क्या चीज़ है क्या नहीं है, और हम अपने ग्रुप में सिर्फ एक विचार को ही आगे बढ़ाते हैं, यानी अपनी एक थिंकिंग जो होती है या हमारी जो फिलॉसफी होती है उसके हिसाब से हम लोगों से बातचीत करते हैं और उसी तरीके से हम अपना सोशल ग्रुप बनाते हैं। कहते हैं ना सोशल ग्रुप, जैसे आपने सोशल ग्रुप बनाया हुआ है फेसबुक पर, है ना। फेसबुक पर ग्रुप तो बनाया हुआ है, लेकिन कितने लोगों से आपकी बातचीत होती है, कितने लोगों को आप जानते हो और कितने लोगों के साथ आपकी प्राइवेसी शेयर होती है, तो यही मैटर करता है। फेसबुक पे आप हजारों लोगों को जानते हो, कई बार कुछ लोगों के अकाउंट में सिर्फ 50 लोग मिलेंगे, उन्होंने कहा है कि ऐसा है कि हमारे तो जो जानने वाले हैं हम उनको ऐड करेंगे। कुछ लोगों ने पब्लिक किया हुआ है कि मुझे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ना पसंद है, तो हम क्या करेंगे, हम तो अपने जो ग्रुप है उसको पब्लिक रखेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि मैं समझ सकूं। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी आप बात करते हो तो आपको पता चलता है कि इंटरनेशनली लोगों के ऊपर क्या चीजें हो रही हैं, क्या अच्छी चीजें हो रही हैं, क्या खराब चीजें हो रही हैं, वो सब आपको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हर इंसान जो है किसी न किसी तरीके से ग्रुप से जुड़ा हुआ होता ही है। अब देखिए ना, फेसबुक पर भी या फिर किसी भी सोशल वेबसाइट पर आप जाएंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाएंगे, वहां पर आपको कुछ ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। ट्विटर पर जाओ, कहीं भी जाओ, ग्रुप्स जरूर मिल जाएंगे। एक पर्टिकुलर नाम होगा उस ग्रुप का और उस ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐड होंगे और वो इस विचारधारा को प्रमोट करेंगे। तो ये चीज होती है, हम अपने पसंद से भी चुनाव कर लेते हैं चीजों का, ठीक है। यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट बात तो रही गई बतानी, जो कि अमेरिका से ही रिलेटेड है। अमेरिका में जो नागरिक आंदोलन चला था, ठीक है, मैंने आपको बताया था अमेरिका में अफ्रो अमेरिकन के बारे में आपको पता है भेदभाव होता था। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चला, नागरिक अधिकार आंदोलन, जिसमें कि जो ब्लैक्स थे, उन्होंने व्हाइट्स के अगेंस्ट क्या किया था, आंदोलन किया था। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, मार्टिन लूथर। ये एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसलिए दोबारा से आपको बता रही हूँ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि जो मार्टिन लूथर किंग है ये कौन से कंट्री से रिलेटेड है, यानी कौन सी कंट्री में इसने आंदोलन किया था, तो ये आंसर जाएगा अमेरिका। और किस चीज के लिए, नागरिक अधिकार आंदोलन को लेकर, ठीक है। ये एक अहिंसक आंदोलन था, यानी इसमें कोई भी हिंसा का प्रयोग नहीं किया गया और अपने कानून को और भेदभाव को मिटाने के लिए ही मेनली इसका पर्पस था। इन्होंने अपनी कुछ एक मांग उठाई थी जिनके बारे में सरकार से बात कर रहे थे, ठीक है। बस ये चीज हेडिंग है हमारी सामाजिक विभाजन की राजनीति, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, कुछ नई चीजें भी देखने को मिली हो शायद। तो सामाजिक विभाजन की राजनीति, इसका मतलब है पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन, ठीक है। यानी सोशल डिवीजन के ऊपर हम पॉलिटिक्स को भी टॉपिक को ले आते हैं कि सामाजिक विभाजन की राजनीति। जैसे ही राजनीति वर्ड आता है तो सभी के दिमाग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट एजेंडा आते हैं, चाहे बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो आपको पता ही है अलग अलग पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनके कुछ एजेंडा होते हैं, उनके उद्देश्य अलग अलग होते हैं। हालांकि सभी का एक सेम उद्देश्य होता है, देश का निर्माण करना और उसके भले के लिए कार्य करना, लेकिन हर एक पार्टी की अपनी एक अलग विचारधारा भी होती है और ये विचारधारा कहीं ना कहीं किसी ग्रुप से जाकर मिल जाती है या फिर कोई ग्रुप है जो उस पर्टिकुलर विचारधारा को मानने लगता है। तो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सामाजिक विभाजनों की राजनीति में हम बात करते हैं लोकतंत्र की सबसे पहले, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में बहुत ज्यादा पार्टीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी, तो काफी ज्यादा पार्टी होती है जो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो अलग अलग पार्टीज की कुछ नीति होती है, कुछ एक उद्देश्य होते हैं, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, राजनीतिक होड़ भी हो जाती है। अपने वो कुछ एक पॉलिसीज ऐड कर देते हैं अपनी मुख्य एजेंडा में, इस तरीके की चीजें ऐड कर देते हैं और कई बार जो है समाज विखंडन की स्थिति पर पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज भी एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती नजर आ रही है। अगर हम बात करें परिणामों का दायरा, अब इस पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से कई सारी चीजें देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पर हम स्पेशली बात करेंगे सरकार का रोल, गवर्नमेंट का रोल किसी देश को बनाने में और बिगाड़ने में। तो यहाँ पर हमने जैसे कि नदर्न आयरलैंड की बात करी थी, उत्तरी आयरलैंड की बात करी थी। इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। उत्तरी आयरलैंड में हमने देखा कि ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक धर्म में लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें कि कैथोलिक धर्म के लोगों को गरीब बताया गया है और
प्रोटेस्टेंट लोगों को अमीर बताया गया है, धर्म को मानने वाले लोगों को, और इनमें टकराव की स्थिति हमेशा से ही बनी रहती है। अब अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो ये जो कैथोलिक लोग हैं, रोमन कैथोलिक लोग, ये कितने हैं 44% कंट्री में, और जो प्रोटेस्टेंट हैं ये कितने हैं 53। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं उनकी एक पार्टी है यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है, रिप्रेजेंट करती है इसको। और रोमन कैथोलिक को रिप्रेजेंट करती है कौन सी पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है, नेशनलिस्ट पार्टी। तो इसको समझने की जरूरत है, यहाँ पे टकराव है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोगों के बीच में। और कैथोलिक पार्टी जो है वो हमेशा से ही एक्टिव रहती है क्योंकि उसको लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब ये जो है यूनियनिस्ट पार्टी या फिर कह सकते हैं प्रोटेस्टेंट लोग, ये कहते हैं ब्रिटेन के साथ ही रहने की बात करते हैं, जबकि ये लोग अलग होने की बात करते हैं। मतलब ये कहते हैं कि हमें जो है वो गणराज्य, आयरलैंड गणराज्य के साथ हमें मिला दिया जाए, ठीक है, हम तो वहीं जाकर ही खुश हैं। और ये लोग कहते हैं हमें ब्रिटेन के साथ रहना है, प्रोटेस्टेंट। तो इन लोगों का ब्रिटेन के साथ ज्यादा जुड़ाव है क्योंकि ब्रिटेन का जो मेन धर्म है वो भी प्रोटेस्टेंट ही है, ठीक है। तो ये वाली भावना, एक सिमिलैरिटी वाली भावना आ गई ना कि प्रोटेस्टेंट लोग यहाँ के भी हैं, ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट है, ठीक है, हम उनके साथ ही जाकर मिल जाते हैं। तो ब्रिटेन का रोल ये हुआ, यहाँ की जो सरकार है उसका रोल ये हुआ कि सरकार ने इन कैथोलिक सरकार से या फिर कह सकते हैं नेशनलिस्ट पार्टी से बात करी, किसकी, नेशनलिस्ट पार्टी से बात करी, और जो भी टकराव हो रहे थे उनके आपस में सुलझाने की उनको कोशिश करी, कुछ एक शर्तें रखी, कुछ एक शर्तें मानी, और फाइनली क्या हुआ, एक शांति समझौता इन दो लोगों में देखने को मिला। यानी इन दोनों पार्टीज में मिलकर बैठकर डिसाइड किया, क्योंकि टकराव हिंसक होते जा रहे थे तो शांति समझौता किया गया ब्रिटेन की सरकार द्वारा, और क्या कह सकते हैं यहाँ पर नेशनलिस्ट पार्टी जो कैथोलिक धर्म को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, इनके द्वारा एक शांति समझौता हुआ। तो यहाँ पर जो सरकार का रोल है वो काफी अच्छा रहा। सरकार को लगा अगर ये मामला इसी तरीके से आगे बढ़ता गया तो जो हिंसक एक्टिविटीज ज्यादा हो जाएंगी, इन्हीं हिंसक एक्टिविटीज को रोकने का काम इन्होंने ये किया और निष्कर्ष ये निकाला। तो हमने यहाँ पर देखा कि परिणाम के लिए काफी ज्यादा चीजें रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर थी, ठीक है, मतलब सरकार का रोल यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब क्या होता है कई बार कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी, जैसे अभी हमने देखा जो कैथोलिक थी उसकी पॉलिटिकल पार्टी अलग थी, प्रोटेस्टेंट जो थी उसकी पॉलिटिकल पार्टी अलग थी। और क्योंकि प्रोटेस्टेंट किससे ज्यादा जुड़े हुए थे, ब्रिटेन से, क्योंकि वहां पर भी प्रोटेस्टेंट ही थे। तो इस तरीके से पॉलिटिकल जो पार्टी होती है वो एक खास ग्रुप की पार्टी हो जाती है कई बार, हमेशा नहीं। या फिर कह सकते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की जो विचारधारा होती है वो एक खास ग्रुप को बहुत पसंद आ जाती है और वो उसी पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस या फिर उसके ऊपर एम्फेसाइज करने लगता है या उसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानने लगता है। जिसकी वजह से क्या होती है कि आपने बहुत ज्यादा लोगों को देखा होगा कि कई बार कुछ एक पार्टीज को लेकर बहुत ज्यादा लोगों का दीवानापन हो जाता है, वो किसी खास पार्टी के बारे में कोई बात नहीं सुन सकते, चाहे वो कोई सी पार्टी हो। तो यही चीज देखने को लोगों में मिलती है। पार्टी जो है, लोग पार्टी को अपने ग्रुप से जोड़ लेते हैं और कहीं ना कहीं यही एक विखंडन की राजनीति की शुरुआत होती है और इसमें मतदाता जो होते हैं वो भी बट जाते हैं, ठीक है, जो मतदान होता है, जो वोट होते हैं, वोट्स भी बट जाती हैं बहुत सारे ग्रुप्स में, बहुत सारे समुदायों में, ठीक है। और यहाँ पर ये चीजें साफ साफ दिखाई देती है इलेक्शंस में सभी को ही कि जो एक दल है वो दूसरे दल से क्या करता है, मुकाबला करना पसंद करता है इस चीज को लेके। और इस तरीके से देश में कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो समुदाय की पार्टीज कई बार बन जाती हैं, ठीक है। और फाइनली क्या होता है, देश में विखंडन का माहौल उत्पन्न हो जाता है, लोग आपस में अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की बात लेकर आपस में ही लड़ने लगते हैं। तो उनको ये नहीं करना चाहिए, विचारधारा अलग चीज होती है तो हर चीज को एक दायरे के अंदर ही रखना चाहिए, ठीक है। राइट टू वोट हमारा अधिकार है, इसका हमें पूरा पूरा यूज करने का अधिकार है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट छोटा सा एक कॉलम में ये चीज डिस्कस की गई है, ये है बुल्गारिया, रोमानिया और भारत की कहानी। इसमें बुल्गारिया में एक व्यक्ति है जो कि बात कर रहा है रोमानिया के लोगों की। तो ये व्यक्ति रोमानिया के बारे में, इस व्यक्ति द्वारा रोमानिया के बारे में बताया जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा बेकार होते हैं, गरीब हैं, उनको चोर की संज्ञा भी दी गई है। मतलब बहुत सारी जो चीज है उनके बारे में गलत
बोली गई, ठीक है। तो इस चीज को लेके बोला गया कि ये लोग गंदे रहते हैं या फिर इनके साथ इनको कपड़े पहनने की अकल नहीं होती है और ये क्या करते हैं, ये सिर्फ बहुत लेजी होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आलसी होते हैं, नहाते भी नहीं, तो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। तो वही वाली चीज है, मतलब इनको पूरे तरीके से कह दिया गया है कि इनका जो व्यवहार होता है वो बिल्कुल भी सही नहीं होता और ये लोग अच्छे नहीं होते। तो भारत जो चीज इनके बारे में बोलेगी, तो इस व्यक्ति जो व्यक्ति था इसके साथ, ये कहता है कि बहुत सारी सिचुएशन तो यहाँ पे भारत के साथ भी मैच होती है, यहाँ पर भी अक्सर चीजों को लेकर टकराव देखने को मिलता ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। 3 आयाम तो देखेंगे। 3 आयाम, 3 आयाम का मतलब 3 डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। 3 आयाम। पहला आयाम क्या है, अगर हम राजनीति की बात करें, सामाजिक सोशल डिवीजन की बात करें, सामाजिक विभाजन की बात करें, तो इसमें राजनीति का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और इसके 3 आयाम देखने को मिलते हैं, या कह सकते हैं 3 परिणाम देखने को मिलते हैं। पहला परिणाम क्या है, अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना, यानी खुद को सर्वश्रेष्ठ बताना, खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने की भावना बहुत ज्यादा लोगों में देखने को मिलती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। तो ये बोला गया है कि खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने से बेटर है राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए, सर्वश्रेष्ठ बताया जाए, कहा जाए, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, समझाने की कोशिश करी है। जब तक कोई भी व्यक्ति अगर खुद को श्रेष्ठ बताने वाली बात आयरलैंड में देखने को मिली, किस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्टेंट जो धर्म है उसको श्रेष्ठ बताया गया है और जो कैथोलिक धर्म है उसको बेकार बताया गया है, गलत उसको दिखाया गया है। तो आयरलैंड में खुद को जैसे प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उन्होंने खुद को अमीर बताया है और सर्वोपरि बताया है। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट यानी टकराव की स्थिति देखने को मिली, ठीक है, बहुत ज्यादा झगड़े हुए। लेकिन अगर राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ बताओगे, जैसे कि बेल्जियम का एग्जाम्पल देखकर बताने की कोशिश की गई है कि बेल्जियम में राष्ट्रवादी भावना को ऊपर रखा गया। यहाँ पर भी तो लोग बटे हुए थे ना भाषा के आधार पर। कैसे बटे हुए थे, यहाँ पर डच और फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर डिवीजन था कि इन लोगों की संख्या कम है, इनकी ज्यादा है, तो इनको यहाँ पर क्यों इतना अधिकार मिल रहे हैं। लेकिन फाइनली जो यहाँ की गवर्नमेंट है उसने काफी ज्यादा इस चीज के ऊपर सोचा और लोग भी इस चीज के ऊपर एग्री कर गए। इसकी अगर किसी को नहीं पता है, इन्होंने चैप्टर अभी तक नहीं देखा है, तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर डच और फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर विवाद था। तो सरकार ने क्या किया, सेंट्रल लेवल पर, उसके बाद स्टेट लेवल पर, स्टेट का मतलब यहाँ पर ब्रसेल्स है, ठीक है, ब्रसेल्स जो राजधानी है बेल्जियम की। इसके अलावा एक थर्ड लेवल यानी एक सामुदायिक सरकार या सामूहिक सरकार बनाई। तो सेंट्रल लेवल पर डच और फ्रेंच दोनों ही लैंग्वेज के लोगों को लिया गया और उनको इक्वली वोट राइट टू इक्वल ही पार्टिसिपेशन दिया गया कानून बनाने की जो संस्था है उसमें। इसके अलावा यहाँ जो डच और फ्रेंच थे, चाहे कोई कम लैंग्वेज बोलने वाले लोग या फिर ज्यादा, इन दोनों ने खूब अच्छे से कोऑपरेट किया, इन्होंने सरकार की इस बात को मान लिया। दूसरा ब्रसेल्स में भी सेम ही चीज की गई कि जो डच और फ्रेंच है इन लोगों को क्या किया जाएगा, दोनों को ही साथ में लाया जाएगा सरकार में और दोनों ही इस लेवल पर भी कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने प्रोटेस्ट किया ही नहीं, उन्होंने कहा ठीक है, और फिर सामुदायिक सरकार बनाई, उसमें भी ठीक है। तो हर चीज को लोगों ने क्या बोला, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, ये बोल के आगे बढ़ गए और इस तरीके से देश जो है वो टकराव की स्थिति लाने से बच गया। और इसमें अगर ये भी सर्वश्रेष्ठ वाला फॉर्मूला अपनाते कि मेरी भाषा सर्वश्रेष्ठ है तो मुझे ही इस पर्टिकुलर एरिया में इतने सीट मिलनी चाहिए, लेकिन सीट का डिवीजन जो है वो भाषा के आधार पर नहीं किया गया, दोनों ही भाषा को मानने वाले लोगों को इक्वल पार्टिसिपेशन दिया गया। तो दोनों ही फिर शांत हो गए, उन्होंने कहा कि हमें दूसरे से क्या मतलब है, हमारा पार्टिसिपेशन तो सही है ना। अब क्या इस बात पे ये बात आती है कि मुझे दूसरे को खुद दूसरा आदमी खुश है इसे देखकर दुख होता है, तो ये वाली सिचुएशन है। लेकिन होना क्या चाहिए, मुझे मेरे लिए अच्छा हो रहा है, मुझे इस बात की खुशी है, दूसरे के लिए अगर अच्छा होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं उसके लिए कुछ गलत नहीं करूंगा। तो सेम चीज है यहाँ पर, अगर खुद को सर्वश्रेष्ठ भाषा मानने वाली बात होती तो वो कभी भी इस चीज पर अग्री नहीं करते कि दूसरे वाले जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो कम है हमसे, उनकी संख्या कम है तो उनका पार्टिसिपेशन भी कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ डच और फ्रेंच में इस तरीके की विचारधारा देखने को नहीं मिली। तो सर्वश्रेष्ठ वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर देखा। तो पहली चीज तो ये थी अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। नेक्स्ट है समुदाय की मांग को लेकर सरकार द्वारा उठाना, यानी एक पर्टिकुलर समुदाय है उसकी क्या डिमांड्स हैं उस चीज को लेकर सरकार को देखना चाहिए। यहाँ अगर हम इंडियंस की बात करें तो हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं, ठीक है, फिर उस प्रदेश की बात करते हैं, फिर उस क्षेत्र की और फिर भाषा की, ठीक है, और फिर हम धार्मिक मुद्दों पर आते हैं, जो कि पूरा एक अच्छा फॉर्मेट है। समुदाय की मांग में हम क्या बात करते हैं,
यहाँ पर हम बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका में माहौल आपने देखा ही था कि यहाँ पर सिंघली लोगों के बीच में और तमिल लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था। तो यहाँ पर जो समुदाय है, इस समुदाय की इतनी अलग डिमांड थी और इस समुदाय की अपनी अलग डिमांड थी। अगर इनकी डिमांड ठीक तरीके से मानी जाती या फिर अपनी डिमांड को एक ठीक तरीके से प्रेजेंट करते तो यहाँ पे भी हिंसक जो चीजें हुई थी वो नहीं होती। इनकी डिमांड को लेकर बहुत ज्यादा चीजें हुई थी। अगर हम बात करें एक और कंट्री की जो है यूगोस्लाविया, यहाँ पर भी बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं और इन ग्रुप्स के नेता भी हैं बहुत सारे। तो इन्होंने बहुत सारी क्या रखी थी, डिमांड्स रखी थी, मांगे रखी थी, ठीक है। और उनका ये था कि एक देश की सीमा के भीतर ही पूरा का पूरा काम करना, पूरा का पूरा चीजें करना असंभव है। लेकिन जो सरकार है उसका पार्टिसिपेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर करता है। सरकार का रुख आ गया हमारा थर्ड पॉइंट, यानी अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें, चाहे हम बेल्जियम की बात करें या फिर हम श्रीलंका की बात करें या हम उत्तरी आयरलैंड की बात करें या फिर नीदरलैंड की बात करें, ठीक है, तो सभी जगह पर एक चीज सेम देखने को मिलती है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए क्या कर रही है। क्या वो अलगाववादी जो विचारधारा है उसको हवा दे रही है या फिर वो जोड़कर रहने वाली जो राजनीति है उसके ऊपर विश्वास कर रही है। बेल्जियम में हमने देखा सरकार ने जोड़कर नीति वाली चीजें की। श्रीलंका में सरकार का रुख कुछ ज्यादा खास था नहीं, इसलिए वहां पे काफी ज्यादा टकरार हुए। और नीदरलैंड की जो सरकार है उसने भी काफी ज्यादा चीजें सही की, ठीक है। तो सरकार का रुख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ईमानदारी के साथ अगर सभी लोग अपना काम करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि युद्ध जैसी कंडीशन कौन चाहता है, लड़ाई झगड़ा कौन चाहता है, बेमतलब अपने आप को परेशान करना कौन चाहता है। तो ये वाली चीजें हैं। इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करी कि जो सोशल डाइवर्सिटी है या फिर जो सोशल डिफरेंसेस हैं उनकी मेन जड़ क्या होती है, यानी उनकी मेन रूट क्या होती है और उस मेन रूट के लिए क्या कोई सोल्यूशन है। क्या कोई ऐसा सोल्यूशन हो सकता है कि सभी लोग बहुत ही स्नेह के साथ साथ में मिलकर रह सके। बस इसी छोटी सी विचारधारा, वैसे छोटी तो नहीं है, इसी एक बड़ी सी विचारधारा के बारे में हमने इस चैप्टर को पढ़ा। हालांकि जो हम चैप्टर पढ़ते हैं तो बहुत सारे 4-5 लाइन पढ़ के हम चैप्टर को फिनिश कर देते हैं, लेकिन अगर हम उसको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से कुछ एक फैक्ट्स वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे मार्टिन लूथर किंग वगैरह से रिलेटेड, या फिर उत्तरी आयरलैंड में जो पार्टीज थी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक पार्टी, कौन सी किससे रिलेट थी, कौन सा धर्म ब्रिटेन में माना जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आई होप मैंने आपको सारा टॉपिक अच्छे से करा दिया है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी एमसीक्यूज वाली वीडियो, मॉर्निंग में मिलेगी। और सिविक्स हमारा चल ही रहा है साथ में, इसकी वीडियो मिलेगी आपको शाम को अराउंड 5, ठीक है। तो यही है, बस चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर कुछ समझ में आया तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए वीडियो को, और बस थैंक यू सो मच।